जय हिंद। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ, आपकी सेहत के लिए और आपकी जिंदगी में खुशियां बहुत सारी आए इसके लिए। और आज मैं पढ़ने वाली हूँ अपना एपिसोड नंबर 16, लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन। मेरी किताब जो अमेजॉन किंडल और इंटरनेशनली अमेजॉन पे अवेलेबल है, उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ अपने उन व्यूअर्स के लिए और उन रीडर्स के लिए जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती लेकिन हिंदी बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। तो मैं आज शुरुआत करती हूँ। मैंने कल पिछले एपिसोड में ये पढ़ा था कि किस तरह से नॉटी सोल को एक्सप्लेन किया था मैंने, कि शादी का जो बंधन होता है वो हमारे इंडियन कल्चर में क्या दर्शाता है और उसकी कितनी वैल्यू होती है। वो समझाता है, बताता है कि शादी सिर्फ दो लोगों का बंधन नहीं होती, शादी जो होती है दो रूहों का बंधन होती है। और ये रूह का बंधन शादी के रिचुअल से शुरू होता है, लेकिन अगर हम यकीन के साथ और बहुत कॉपरेशन के साथ एक दूसरे को समझते हुए जिंदगी के सफर में जब साथ चलते हैं और उतार चढ़ाव में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, तब ये बंधन इटर्नल बंधन में बदल जाता है। और फिर अल्लाह ऐसे कपल से ये वादा करता है, ऐसे जोड़ों से ये वादा करता है कि अगर तुम लोगों ने जिंदगी के उतार चढ़ाव में अपना हाथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम दोनों को जन्नत में भी मिला दूंगा। तो जन्नत में भी वो एज अ कपल रहेंगे। और ये बहुत बड़ा प्रॉमिस अल्लाह इसलिए अपने बंदों से करता है ताकि वो यहाँ वर्ल्ड में अल्लाह की बताए हुए जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड ट्रेड्स हैं वो अपने बच्चों को पास ऑन करें, अच्छी चीजें अपने पीछे छोड़कर जाएं। और बहुत ही प्यारी ये स्टोरी है, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। वरीशा का एमबीबीएस कंप्लीट हो गया है और हैदर ने जैसा कि वादा किया था, बीच में वो उससे बहुत ज्यादा मिलता नहीं है क्योंकि उसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता और उसके कंप्लीशन के एमबीबीएस का वेट कर रहा था। वो जैसे ही उसका एमबीबीएस कंप्लीट होता है, हैदर अलीगढ़ जाता है उसके पेरेंट्स से शादी के बारे में बात करने के लिए। सैयद जब पहली बार उसको देखते हैं तो बहुत ही यकीन और जेनरोसिटी के साथ, मतलब बहुत विनम्र उनका व्यवहार होता है हैदर के साथ। क्यों? यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगी कि जब कोई नया लड़का बिना अपने माँ बाप के लड़की का हाथ मांगने चला जाता है तो वहां पे जो एक एजुकेटेड फैमिली होती है वो इस बंदे को हैंडल कैसे करती है। तो सैयद कहते हैं हैदर से कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो। क्यों? क्योंकि हैदर की बात करने का तरीका, उसके ग्रीट करने का तरीका, उसका जो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत ही सिविलाइज्ड था। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि जो बच्चे होते हैं उन पे माँ बाप अपनी एक उम्र खर्च करते हैं अपने बच्चे को पालने में, और मैं तुमसे सिर्फ इसी नाते, क्योंकि मैं भी किसी का पेरेंट हूं, किसी का मैं बाप हूं, तो मैं तुम्हारे माँ बाप की चीज को समझ सकता हूं कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर भी बहुत मेहनत की होगी और इसलिए मैं तुमसे कोई मिसबिहेव नहीं करना चाहता। और अगर मैंने ऐसा किसी के साथ किया तो उसके माँ बाप की जितने भी साल के तुम हुए हो, इस परवरिश को एक नेगेटिव फीडबैक होगा अगर मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया किसी भी तरह का। और दूसरी बात कि मैं अपने फैमिली नॉर्म्स के हिसाब से तुम्हें जज नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक लेक्चरर हूं, मैं जानता हूं कि हर फैमिली का अपना फैमिली नॉर्म्स होता है। तो यहाँ पे हर बच्चे को एक दूसरे के फैमिली नॉर्म्स के हिसाब से जज करने वाली जो आदत है समाज में, स्टीरियोटाइप क्रिएट करने की, ये गलत है। और इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव करना चाहता हूं और मैं करूंगा। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, जॉब के बारे में ये सब बताओ, क्योंकि अब तुम आए हो मेरी बेटी का हाथ मांगने, तो ये सब मुझे पहले जानना जरूरी है कि मैं अपनी बेटी को किसके हवाले कर रहा हूं। और आगे भी मैं तुम्हें कुछ बात पूछूंगा, पहले तुम ये बताओ। हैदर उनसे सारी बातें सच सच एक्सप्लेन करता है कि मेरे माँ बाप इलाहाबाद
के रहने वाले हैं और मैं किस तरह से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और मेरे माँ बाप की एक होने वाली बहू से एक्सपेक्टेशन क्या है, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है बहुत सच्चाई के साथ। वो इतना मैच्योर होता है ये समझने के लिए कि अगर यहाँ पे मैंने एक भी झूठ बोला तो ये जो शादी का बंधन होता है वो जिंदगी भर का बंधन होता है। वरीशा जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी और जब वो मेरे साथ रहेगी तो वो यहाँ पे बोले गए हर झूठ को समझ लेगी शादी के रिश्ते में। और फिर जब उसके माँ बाप उससे पूछेंगे कि जो इसने बातें की थी शादी के वक्त क्या वो सही बातें की थी, तो वरीशा अपने माँ बाप से फिर झूठ नहीं बोल पाएगी अगर उन्होंने पूछ लिया तो यहाँ पे हैदर ने बहुत ही अंडरस्टैंडिंग दिखाई और सारी बात सच सच बताया उनको। सैयद ने एक्सप्लेन किया हैदर को कि बच्चे, मैं जानता हूं मेरी बेटी बहुत प्यारी है और बहुत इनोसेंट है और कोई भी लड़का उसको देखकर फैसिनेट हो सकता है और शादी का रिश्ता लेकर के आ सकता है। वो बहुत ही नर्म मिजाज और बहुत टैलेंटेड भी है, तो उसको नकारने की रिश्ते में कोई वजह ही नहीं है। लेकिन चूंकि मैं उसका फादर हूं, मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा कि मैरिज प्रपोजल के लिए तुम, अगर वरीशा तुमसे शादी करने के लिए रेडी है तो तुम अपने पेरेंट्स को भेजो, क्योंकि हम तुम में एक बहुत ही अच्छा एक दामाद देखते हैं और हम अपने फैमिली नॉर्म से पाबंद हैं। मतलब हम अपने फैमिली नॉर्म्स को तुम्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो रिश्ता होता है वो लड़का लेकर नहीं आता, लड़के के माँ बाप लेकर आते हैं। तो हम तुम्हारे जरिए दिए गए प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुम अपने माँ बाप को भेजो, यही सही तरीका होता है। तो अगर वो लोग अग्री कर गए इस रिलेशन के लिए, जिंदगी भर इस रिश्ते को निभाने के लिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों की शादी करने से। और वो ये भी बताते हैं कि पूछते हैं कि क्या तुम सैयद फैमिली को बिलोंग करते हो, तो क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि हमारी अगली हर पीढ़ी में शादी सैयद फैमिली में करना और ये मेरी फैमिली का नॉर्म्स है। अब तुम जब मेरी फैमिली के दामाद बनने वाले हो तो ये फैमिली नॉर्म तुम्हें एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ पे ये चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो फिर आगे चल के जब शादी होगी और दो फैमिली की अपब्रिंगिंग एक दूसरे को मिलेगी तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये बात मैं तुम्हें शुरू में ही बता रहा हूं कि शादी जो होती है सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता है, वो कम से कम लड़का लड़की और दोनों घर के पेरेंट्स के जो थॉट वैल्यूज होते हैं उन दोनों को कैरी करने का तरीका होता है। तो तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि तुम दोनों खानदान के रिचुअल्स और वैल्यूज को एक्सेप्टेंस देने की कुव्वत अपने अंदर डेवलप करो और एक हैबिट डेवलप करो कि ना तो तुम और ना वरीशा एक दूसरे के खानदान के बारे में कोई नेगेटिव बात बोलो, क्योंकि शादी दो लोगों को जोड़ती नहीं, सिर्फ वो जोड़ती है दो खानदानों को। और इसके लिए बच्चों के अंदर अडेप्टेशन स्किल बहुत हाई होनी चाहिए, जो कि स्कूल कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। तो मैं रिक्वेस्ट तुमसे करूंगा कि पहले तुम मेरे खानदान के बारे में सब समझ लो और वरीशा को भी अपने खानदान के बारे में सब समझा दो, और उसके बाद इन दोनों की चीजों को 100% तो कोई भी बंदा एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने हर बंदे को अलग बनाया है, बंदे बंदी को अलग क्रिएट किया है। उनकी एक प्रोफेशनल जर्नी होती है, एक पर्सनल जर्नी होती है और एक जर्नी होती है सोशल। तो सोशल जर्नी में एडजस्ट होने के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए उनको कम से कम 60% नॉर्म्स एक दूसरे की फैमिली के समझने चाहिए। 20% उनको अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए उनके अंदर ट्रेट होती है और अगला 20% उनको होता है उनकी वेरी वेरी प्योर पर्सनल जर्नी के लिए, क्योंकि अल्लाह पर्सनल जर्नी, सोशल जर्नी और प्रोफेशनल जर्नी के एमलगमेशन के बेसिस पे अमालनामा तैयार करता है बच्चे का। तो बच्चे को इन तीन जर्नी से रिलेटेड
सारी हैबिट्स डेवलप होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर और वरीशा के अंदर ये सारी हैबिट्स अभी डेवलप हो गई है, तो तुम दोनों टाइम लोगे इन सारी चीजों को समझने के लिए। इसलिए आप घर जाइए, अपने पेरेंट्स को भेजिए यहाँ पे। वैसे तो ये सेकेंडरी चॉइस है सैयद होना। अब वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि इस्लाम जो है वो कास्टिज्म के अगेंस्ट आया है। सैयद, पठान, अंसारी, ये सब चीजों को खत्म किया था। कास्टिज्म जो वर्ल्ड लेवल पे चल रहा था उसको रसूल अल्लाह ने खत्म किया था और उन्होंने इक्वल ह्यूमैनिटेरियन थॉट्स को इंट्रोड्यूस किया था। चूंकि मैं मजहब को पढ़ता हूं, मजहब को समझता हूं और अपनी जिंदगी में उतारता हूं, तो मैंने तुम्हें अपने फैमिली नॉर्म्स तो एक्सप्लेन कर दिए। अब एज ए फादर ऑफ वरीशा, ये मेरी पर्सनल जर्नी है कि मैं वरीशा का कैसा फादर हूं, वहां पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे लिए सैयद कास्ट होना सेकेंडरी है। लेकिन जो ट्रेड सैयदों में होते हैं आज तक, मुझे नहीं पता बाकी कास्ट के लड़कों में होते हैं कि नहीं होते हैं, मुझे कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए अपने होने वाले दामाद के अंदर कंपैटिबल होना चाहिए। मतलब मेरी बेटी की जितने भी ट्रेड्स हैं उसको वो समझने वाला होना चाहिए और उसको एक्सेप्टेंस देने वाला होना चाहिए। वो ईमानदार होना चाहिए, वो इतना मैच्योर होना चाहिए कि रिलेशनशिप की वैल्यू को समझ सके कि एक शौहर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है और एक बीवी की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की उनके अंदर कुव्वत होनी चाहिए। और ये तीन चीजें फिलहाल के लिए एक दामाद होने में मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरी बेटी के होने वाले शौहर के अंदर। और सैयदों को इसीलिए ढूंढा जाता है क्योंकि उनके अंदर ये ट्रेट इनबॉर्न होते हैं। वो बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन थॉट्स को कैरी करते हैं, कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि सैयद रसूल अल्लाह की डिसेंडेंट्स होते हैं। और रसूल अल्लाह ने जब ये सब चीजें खत्म कर दी थी उसी जमाने में, तो उन चीजों को कैरी करने का सैयदों की फैमिली में रिवाज नहीं होता। और इसलिए मैं सैयद प्रिफर कर रहा था। लेकिन अगर तुम सैयद नहीं हो तो भी तुम्हारे अंदर ये सारे अगर ट्रेट्स हैं तो जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी, आई विल कंटिन्यू। तो सैयद ने ये सारी चीजें हैदर को बहुत अच्छी तरह से बैठकर एक्सप्लेन कर दी और हैदर उनकी सारी बातों को सुनता रहता है चुपचाप। और वो अपनी बीवी से भी पूछते हैं कि तुम्हें इस तरह का रिश्ता वरीशा के लिए पसंद है? तो मैं बच्चों के साथ हूं, तुम बताओ। तो फायजा भी कहती हैं कि मैं भी दोनों बच्चे के साथ हूं। अगर बच्चा बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है और मेरी बेटी को समझने की कुव्वत रखता है तो मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैदर मुस्कुराता है और उन लोगों को बताता है कि मैं भी सैयद फैमिली का ही डिसेंडेंट हूं जेनेटिकली, लेकिन प्योरली मेरी अपब्रिंगिंग जो हुई है वो इंडियन हुई है। क्योंकि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं तो मैं वर्ल्ड के बाकी मुस्लिम कंट्रीज के सैयदों से अलग हूं। और वो बताता है, ये बात सुनकर के सैयद मुस्कुराते हैं और उसको स्नैक्स खाने की इजाजत देते हैं जो फायजा ने ला करके लगा दिया होता है जब तक ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। ये सब लोग चाय पीते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं अपनी फैमिली के बारे में। वरीशा की बचपन की कहानियां शेयर करते हैं, उसकी हॉबीज, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है अपनी पर्सनल लाइफ से, और एज ए डॉटर वो हमारे लिए क्या करना चाहती है, और मेरे होने वाले दामाद से उसकी क्या एक्सपेक्टेशन। ये सारी बातें उन वरीशा के पेरेंट्स उनसे हैदर से शेयर करते हैं। और इस तरह से मीटिंग खत्म होती है सब लोगों की बहुत ही पॉजिटिव वाइब के साथ। और हैदर इस प्रॉमिस के साथ वरीशा के पेरेंट्स को अलविदा कहता है कि जब मैं अपने पापा मम्मी को लेकर आऊंगा कन्विंस करके तो आगे की प्रोसीडिंग होगी, मतलब रिश्ते को लेके आगे की बातचीत की जाएगी। हैदर अपने घर पहुंचता है और पूरा दिन सोचता है कि किस तरह से अपने पेरेंट को ये बात बताई जाए, क्योंकि अब सच में वक्त आ गया था जो थॉट प्रोसेस उसने अपनी जिंदगी में बहुत साल पहले शुरू किए थे उसको एक्चुअलाइजेशन का।
और आप यकीन जानिए, जो भी थॉट हम अपने दिमाग में रखते हैं उसको जब हम जिंदगी में उतारने लगते हैं तो बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। इतना आसान नहीं होता अपनी किसी भी अच्छी थॉट को अपनी जिंदगी में उतार करके दिखाना प्रैक्टिकली। तो हैदर डर भी रहा था बहुत। वो जानता था कि मेरे पेरेंट्स मेरी चॉइस के बारे में कभी मना नहीं करेंगे, लेकिन वरीशा के अंदर वो सारी खूबियां थी जो एक बहू में उसके पेरेंट्स ढूंढ रहे थे। उसके फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सैयद कास्ट एक क्राइटेरिया था सिर्फ रिश्ते के लिए। और जब भी डिस्कशन होता था मैरिज प्रपोजल के बारे में सैयद हैदर की भी फैमिली में, तो वो लोग ये बात करते थे कि लड़की सैयद होगी तो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें थी कास्ट के साथ ही साथ कि लड़की के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो वो हमेशा डिस्कस करते थे हैदर से कि लड़की हमारी फैमिली के नॉर्म्स और ट्रेडिशन समझने के लायक होनी चाहिए। उसके अंदर फैमिली मेंबर्स से हॉस्पिटैलिटी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब क्योंकि उन लोगों के खानदान से उन लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा था, तो वो चाहते थे कि जो हमारी बहू आए वो इस ट्रेट को कैरी ऑन करे ग्रैंड चिल्ड्रन तक। और एक मिलना मिलाना, गेस्ट का वेलकम करना, हॉस्पिटैलिटी जिसे हम कहते हैं, वो सब चीजें लड़की के अंदर होनी चाहिए। उसको खाना अच्छा बनाना आना चाहिए, क्योंकि हैदर के माँ बाप ने हैदर की जो माँ थी वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, और उसके पापा ने भी इन द कोर्स ऑफ टाइम शादी के बाद से बहुत सारी चीजें सीखी थी अपनी बीवी को मदद करने के लिए। क्योंकि दोनों को अपने घर पे गेस्ट आने से बहुत खुशी होती थी, लेकिन अकेले वो अपनी बीवी को सारा कुकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहते थे। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सीखी थी सिर्फ अपनी बीवी को मदद करने के लिए, और हैदर को सिखाने के लिए कि जब लाइफ पार्टनर किचन में भी अकेला खड़ा होता है तो वो लाइफ पार्टनर ही होता है। तो वहां पे जितनी हमसे हो सकती है उतनी मदद कर देनी चाहिए, और डेली नहीं, जब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है। क्योंकि दोनों वर्किंग थे, दोनों कपल्स, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग थे, तो दोनों को 10 घंटे काम करने के बाद जब किचन में वर्कलोड बढ़ता था तो मेहरान रदिया को हेल्प किया करते थे। और इस तरह से वो हमेशा हैदर को एक्सप्लेन करते थे कि वो मेरी होने वाली बहू बहुत एजुकेटेड होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेटेड लड़कियां जो होती हैं वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेती हैं और चेंजेस अपनी जिंदगी में लाने की उनके अंदर स्किल होती है। तो वो ऐसी होनी चाहिए। और प्रोफेशन अगर उसका नहीं होगा, अगर वो जॉब नहीं करेगी तो चलेगा, लेकिन उसके अंदर होम मेकर होने की सारी खूबी होनी चाहिए। ये कंपल्शन था हैदर की फैमिली में। ये सारे फीचर्स वरीशा से तो मिल रहे थे, लेकिन कुछ कुछ ऑपोजिट भी थे। 100% कहते हैं ना 36 के 36 गुण नहीं मिल रहे थे यहाँ पे। तो हैदर थोड़ा सा टेंस था कि कन्विंस कैसे करेंगे वरीशा को लेकर, क्योंकि कुछ कुछ चीजें बिल्कुल ऑपोजिट थी वरीशा में, जो पेरेंट्स बातें किया करते थे हैदर के। तो अब क्या होगा, अगले दिन वो ऑफिस नहीं जाता है, एक कैजुअल लीव ले लेता है और पूरा दिन बैठ करके प्लानिंग करता रहता है कि कैसे बात शुरू करें अपने पेरेंट को, क्या क्या पॉइंटर्स उनको एक्सप्लेन करें कि वो रेडी हो जाएं वरीशा के मम्मी पापा से बात करने के लिए। उसके बाद बड़ी हिम्मत जुटा के वो अपने पापा को कॉल करता है, क्योंकि वो फैमिली के हेड होते हैं, तो वो ज्यादातर डिसीजन अकेले ही लिया करते थे। मैं इस पे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे मम्मी पापा की जनरेशन तक ये देखा गया है कि जो मेल एल्डेस्ट मेंबर सोसाइटी के होते हैं वो डिसीजन मेकर होते हैं। मैं आगे आगे आपको जनरेशन बाय जनरेशन सोशल चेंजेस को भी एक्सप्लेन करूंगी जो हो रहे हैं हमारे देश में, और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस है। कहते हैं कि जब चेंज अच्छी चीजों के लिए हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट करने की आदत एजुकेटेड फैमिली की होती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के किस तरह से हैदर के माँ बाप की जनरेशन से हैदर की जनरेशन में चेंज आया। अपनी किताब में मैंने एक्सप्लेन किया है। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि वो लोग चेंज को एक्सेप्ट करने वाले थे, लेकिन क्या ऑपोजिट ट्रेड्स जो वरीशा के अंदर हैं वो मेरे माँ बाप एक्सेप्ट कर लेंगे, बस इतना सा डर हैदर को था। तो उसने रेडी किया सारे पॉइंटर्स और अपने पापा को कॉल किया।
मेहरान ने कॉल उठाया। हैदर उनको ग्रीट करता है, अस्सलामु अलैकुम, पीस बी अपॉन यू, और बताता है कि उसको उसकी जॉब का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है और वो अगले साल शादी करने के बारे में सोच रहा है। मेहरान पूछते हैं, हैदर मेरे बच्चे, लगता है तुमने कोई लड़की पसंद कर ली है शादी के लिए। अगर कर ली है तो मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि हम भी अपनी फैमिली के न्यू मेंबर को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। वो लड़की बहुत सेंसिटिव होनी चाहिए। सेंसिटिव मतलब ह्यूमन सेंसिटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए, इंसान को समझने की कुव्वत। कोई मजबूरी में है तो क्या वो समझ पा रही है उसकी मजबूरी? किसी की घर में खुशी है तो उसकी खुशियों में शामिल होने के जज्बात उसके अंदर हैं कि नहीं? किसी के घर में अगर गम है तो ऐसे सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करती है? इसको ह्यूमन सेंसिटिविटी कहते हैं। हमारी फैमिली का ये ट्रेडिशन है और हमारे सारे रिलेटिव्स को इन सब ट्रेड्स की ट्रेनिंग है। ये इनबॉर्न ट्रेड्स नहीं होते, ये ट्रेंड ट्रेड्स होते हैं जिसको सोशल नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बच्चों को सिखाया जाता है। तो क्या वो हमारे घर के सारे बुजुर्गों को इज्जत दे पाएगी? और क्या वो मेरी फैमिली के सारे लोगों को इज्जत दे पाएगी? क्या वो तुम्हारी माँ को एक सास होने की इज्जत देगी? ये सारी बातें वो उससे पूछते हैं और वो बोलते हैं कि वो तुम्हारे और तुम्हारी माँ और हमारे बीच झगड़े की वजह तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि शादी का मकसद होता है एक पीसफुल लाइफ, बहुत सुकून मिलना। और अगर इस मकसद में थोड़ी सी भी गड़बड़ी उसके नेचर की वजह से होगी तो पूरे घर की जो शांति कहते हैं वो भंग हो जाएगी। तो ये सब चीजें वो डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि क्या वो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने के लायक होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने अभी तक 50 साल की जॉब कर ली है। वो 50 साल की हो गई है, मतलब बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के जब उसको होश हवास आते हैं, 6 साल कह लीजिए, तब से बच्चा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी छोटी लाइफ की उठाना शुरू कर देता है। और 50 साल तक जो इंसान बहुत ही मेहनती और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको रिटायरमेंट के बाद एक्स्ट्रा काम करने की कुव्वत उतनी बचती नहीं। तो क्या वो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के कगार पे है? क्या उसके अंदर वो सारी हैबिट्स हैं कि वो उठा सके? हम अपने काम तो मैनेज कर लेंगे, ये कोई बहुत बड़ा इशू हमारे लिए नहीं है, लेकिन तुम दोनों को ये सारी स्किल्स गुड पेरेंट्स होने की फ्यूचर में सीखनी पड़ेगी, तभी तुम शादी के रिश्ते में एंटर कर पाओगे। क्योंकि तुम जानते हो कि हमारा देश हिंदुस्तान, इंडिया एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। मतलब यहाँ पे एक ही कल्चर नहीं है, सिर्फ मुस्लिम कल्चर नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम कल्चर है, हिंदू कल्चर है, जैन कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर है, क्रिश्चियनिटी की कल्चर है, पारसीज के कल्चर है। तो मल्टी कल्चरल देश है हमारा। तो तुम दोनों को यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ट्रेड्स भी सीखने पड़ेंगे, सीखनी चाहिए। और क्यों? क्योंकि शादी के बाद बहुत ही शांति से हमारे हिंदुस्तानी समाज में रहने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं, और ये जरूरी है हमारे मरने के बाद भी। तो हैदर पूछता है, मरने के बाद कैसे? तो कहते हैं क्योंकि जो हमारी जिंदगी होती है, हम अपनी लाइफ हिस्ट्री छोड़कर जाते हैं इस दुनिया में। तो अगर हमारी लाइफ हिस्ट्री बहुत अच्छी होती है तो मरने के बाद हमारे पीछे लोग हमारे लिए पीस भेजते हैं, तो हमारी रूह को सुकून मिलता है। तो ये सब चीजों का इतना बड़ा वैल्यू है। क्या तुम इन सब चीजों को समझते हो जो तुम शादी के लिए अभी तैयार हो? तो वो बोलते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो लाइव स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, मतलब जीते जागते अपने परिवार के थॉट्स को बताने वाले स्कूल होते हैं। और वो रिप्रेजेंट करते हैं एमलगमेशन, मिक्सचर, किस चीज का? अपनी थॉट का, अपने माँ बाप की थॉट का और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की थॉट का। 3 जनरेशन की फैमिली थॉट्स का वो एमलगमेशन होते हैं।
क्योंकि वो मैक्सिमम फैमिली इंडिया में जो है ये 3 जनरेशन के साथ पली बड़ी है, तो ये तीनों जनरेशन का अमलगमेशन आप हर बच्चे के अंदर देखेंगे। टोटली नहीं, लेकिन अपने दादा दादी के कुछ ट्रेट्स वो अपनी हैबिट में इंक्लूड कर लेते हैं, उनको देखते देखते उनके साथ रहते रहते हैं। अपने माँ बाप के कुछ ट्रेट्स वो अपनी हैबिट में इंक्लूड कर लेते हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन में जो उनके फीड होता जाता है बचपन से लेकर के जब तक वो अपनी फैमिली में रहते हैं, वो सारे ट्रेट्स अननोइंगली वो अडेप्ट करते जाते हैं। बाय बर्थ ये ट्रेट्स किसी भी बच्चे में नहीं होते, लेकिन अडेप्टेशन ऑफ ट्रेट्स एंड हैबिट्स, इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, जो बच्चे साथ रहते रहते सीखते जाते हैं। ये सब चीजें जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो वो बताते हैं कि तुमने 27 साल अपनी जिंदगी का, हमने 27 साल अपनी जिंदगी का तुम्हें ट्रेनिंग देने में गुजारा है कि तुम एक अच्छे इंसान बन सको। और ये जितनी बातें भी मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन की, ये सारी चीजें हमने तुम्हें सिखाई हैं। हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी बीवी जो होगी वो इन सब चीजों का अमलगमेशन हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स और उसकी खुद की ट्रेट्स का वो अमलगमेशन हो। और क्यों हो? ताकि वो न्यू कोटिंग में, न्यू स्टाइल में इन सब अच्छाइयों को, जो जितनी भी अच्छाइयां उसने अपने दादा दादी, अपने माँ बाप और खुद में डेवलप की है, उसको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सके अपनी हैबिट के जरिए, अपने एक्शन के जरिए। ये सब बातें सुन करके वो बहुत लंबी एक सांस लेते हैं ऐसे, और बताते हैं कि ये सब चीजें अपने जहन में रखना अपनी लाइफ पार्टनर चुनने के वक्त। हैदर ये सब चीजें नहीं जानता था, और इतनी हद तक वरीशा को वो नहीं जानता था कि ये सारी चीजें वरीशा के बारे में बता सके, लेकिन उसको यकीन इतना था उसकी अपब्रिंगिंग में, जितना कि उसको खुद की अपब्रिंगिंग पे भरोसा था। तो वो अपने फादर से कहता है कि पापा, ये सारा क्राइटेरिया जो आपने एक्सप्लेन किया है मुझे, ये मम्मा के दिमाग में भी यही सारी चीजें हैं या कुछ एक्स्ट्रा हैं मम्मा के दिमाग में? तो मेहरान मुस्कुराते हैं और कहते हैं बात कर लो अपनी मम्मा से। उन्होंने फोन दिया रदिया को, और हैदर उनको विश करता है और बताता है कि जैसा कि आप कह रही थी कि जल्दी से शादी कर लो, तो मैं अब शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे आपके ख्यालात भी जानना है। मैंने पापा के बारे में तो सब कुछ जान लिया कि वो क्या सोचते हैं होने वाली बहू के बारे में, लेकिन मैं आपके बारे में भी बहुत सारी चीजें जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचती हैं। तो कहती हैं कि मैं अपनी बहू में कोलैबोरेटेड लिविंग देखना चाहती हूँ। 3 जनरेशन अपने खानदान का, 3 जनरेशन मेरी खानदान का। क्या वो इतना कोलैबोरेटेड लिविंग के ट्रेड्स उसके अंदर है? क्योंकि ये बहुत जरूरी है एक शांतिपूर्ण मैरिड लाइफ के लिए, शादीशुदा जिंदगी के लिए। तो वो बताती हैं कि मेहरान ने जो जो चीजें एक्सप्लेन की वो सब मैं भी सोचती हूँ, और मैं एक चीज ऐड करूंगी यहाँ पे अपनी तरफ से जो मेहरान ने नहीं बताया, कि मैंने 50 साल तक काम किया है, और मैं इमीडिएटली मेरी बहू के आते के साथ तुम्हें और बहू को इक्वली जो रिलीजियस ड्यूटीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ताकि तुम लोग हमारे मजहब की फैमिली लाइफ में जो जो ड्यूटीज होती है वो तुम लोगों को अभी तक हमने हैंड ओवर नहीं की है, वो शादी के बाद ही हैंड ओवर होती है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं हैंड ओवर करना चाहती हूँ। वो बताती हैं कि हमारे जमाने में ये ड्यूटी जो थी वो सिर्फ मैक्सिमम फैमिलीज में वाइफ को दी जाती थी, और वाइफ ही उसको सारा काम ये सब किया करती थी। लेकिन अब तुम्हारे जनरेशन में चूंकि हस्बैंड वाइफ इक्वली बहुत सारी ड्यूटीज शेयर कर रहे हैं, तो मैं इसको सिर्फ अपनी होने वाली बहू के लिए ऑब्लिगेशन नहीं बनाऊंगी कि अकेले वही सारा कुछ करेगी, और मैं जानती हूँ कि उसकी उम्र कम होगी तो वो नाजुक भी होगी बहुत, इतना सारा काम अकेले उसके कंधे पे डालना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। इसलिए तुम्हें भी बहुत सारी चीजें, रिलीजियस ड्यूटीज जो होती हैं उसकी सीखनी पड़ेगी।
तुम्हारी जनरेशन हमारी जनरेशन से अलग है और तुम्हारे स्ट्रगल भी अलग हैं, तो स्किल्स भी तुम्हें अलग ही तरीके से सीखनी होगी। तरीका तुम्हारा होगा लेकिन स्किल वो जो तुम सीखोगे वो नए तरीके से, उन सब चीजों को तुम अपने तरीके से करो, लेकिन जो कंपल्शन है उसको फॉलो करो। इसलिए शादी होने के पहले मैं तुम्हें सजेशन दूंगी कि कुछ बेसिक हाउस होल्ड मैनेजमेंट की स्किल्स तुम सीख लो और तुम पेरेंटल स्किल सीख लो, क्योंकि जब तुम इस रिश्ते में आओगे तो तुम्हें बराबरी से अपनी होने वाली बीवी का साथ देना होगा, और पेरेंट तो तुम भी बनोगे ना, वो माँ बनेगी तो बाप तुम भी बनोगे, तो ये सारी स्किल्स तुम सीख लो। हमारे जमाने तक ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने सीखी नहीं, हमने R&D कर करके चीजें खुद से समझी, सीखी और फिर तुम्हारे ऊपर हमने अप्लाई किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। लेकिन अब जो ये जमाना आ गया है ऑनलाइन और ऑफलाइन वीकेंड क्लासेस का, उसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तुम गूगल पे सर्च कर लो, उसमें लाइफ स्किल कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल है बहुत सारी वेबसाइट पे, तो तुम उसको सीख लो। ये सारी बातें सुनने के बाद हैदर को लगता है कि अब जो रियलिटी वर्ल्ड है शादी से लेकर के, उसका कॉन्सेप्ट और मैरिज का कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रैक्टिकल होता जा रहा है, और वो समझ जाता है कि इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो सक्सेसफुल हस्बैंड होने के लिए इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक हस्बैंड जो होता है वो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता अपनी फैमिली का, वो इमोशनल सपोर्ट होता है, वो सोशल सपोर्ट होता है, वो फिजिकल सपोर्ट होता है, वो बहुत तरह का मॉरल सपोर्ट होता है, तो बहुत तरह का सपोर्ट होता है एक हस्बैंड फैमिली के लिए, जैसे कि वाइफ भी होती है। तो और मैं शादी के बाद सिर्फ अपने माँ बाप का बेटा नहीं रहूंगा, मैं अब वरीशा के खानदान का दामाद बन जाऊंगा, आगे चल के इस मैरिटल जर्नी में मैं बाप बनूंगा और उसके आगे चल के मैं ग्रैंडफादर भी बनूंगा। तो इंजीनियरिंग की डिग्री का इन सब रोल्स में उतना यूज नहीं होगा जितना मम्मी मुझे सारी बातों के बारे में बता रही हैं। और इस तरह से इकोनॉमी और सोसाइटी जब बदलती है, बहुत इन्फ्लेशन रेट आता है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, समाज में भी बहुत सारे जो एक जनरेशन R&D कर चुकी होती है और उसको लगता है ये सारे ट्रेड सही नहीं थे, तो हमें जनरेशन वाइज इन्हें ड्रॉप करना है और जो अच्छे हैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड करते जाना है। तो ये चेंज आता है इकोनॉमी और सोशल चेंज जनरेशन बाय जनरेशन। तो उसके हिसाब से मेरी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग होंगी, क्योंकि चैलेंजेस अलग होंगे मेरे। और इस तरह से वो कोरिलेट करता है अपनी सारी रिलीजियस बिलीफ्स को, और बहुत पीसफुल और हेल्दी, बहुत शांतिपूर्ण और बहुत ही हेल्दी सोशल सर्वाइवल इंडिया में जो करना है उसको एज ए हस्बैंड और एज ए फैमिली मैन, उसके लिए वो समझ जाता है कि बहुत सारी चीजें मुझे जो आज पेरेंट्स ने एक्सप्लेन की वो सब सीखनी भी जरूरी है। तो वो 1 महीने के लिए वेट करता है वरीशा के फैमिली को मिलने और इंट्रोड्यूस करने से। अपनी फैमिली को वो चुप हो जाता है, वो आगे कुछ भी नहीं बताता है वरीशा के बारे में, और 1 महीने की अपनी पर्सनल ट्रेनिंग पे ध्यान देने लगता है। दूसरी तरफ वरीशा को जॉब मिल जाती है JJ हॉस्पिटल में, जूनियर डॉक्टर इन न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, और वो चाहती है कि वो न्यूरोलॉजी में MS भी करे आगे चल के, इसलिए उसने जॉब अपनी ज्वाइन कर ली। हैदर और वरीशा एक बार जुहू बीच पे मिलते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि पेरेंट्स से क्या क्या बात हुई और तुमने कहां तक बात की। जुहू बीच बहुत शांत होता है सुबह सुबह, तो ये लोग 5 बजे सुबह संडे को मिलने का प्लान बनाते हैं। ये अक्टूबर महीना है और आसमान बिल्कुल साफ है, समुद्र बहुत शांत है और उसकी रोलिंग वेव्स, जो उसकी घुमावदार लहरें हैं, वो सन्नाटे को टिकल कर रही थी, तोड़ रही थी। और चर्पिंग बर्ड्स जो हैं, चिड़ियों की चहचहाहट, और कोकोनट ट्रीज जो हैं, नारियल के पेड़ के वेव होने की जो आवाज है, ये सारी चीजें
टुगेदर एक साथ मिल करके बहुत ही नेचुरल ब्लिस का एक खुशी जो नेचर के जरिए हमें मिलती है उसका एक वातावरण क्रिएट कर रही थी, बना रही थी। और इतना साफ जो वातावरण था सुबह का, बिल्कुल पॉल्यूशन से फ्री, ये एक हैप्पी मॉर्निंग को शुरू करने का बहुत अच्छा सा जरिया बना वरीशा और हैदर के लिए। वरीशा ने एलिगेरियन स्टाइल में स्काई ब्लू कलर का ऑर्गेंडी का एप्लीक वर्क का कुर्ता पहना था और प्लेन चूड़ीदार पजामा पहना था। देसी कलर ब्रांड का उसने स्काई ब्लू कलर का रेशम का की मोजड़ी पहनी थी। ये देसी कलर ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है, ये पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने ऐसे सर्च किया गूगल पे मोजड़ी ब्रांड्स को, तो मैंने देखा देसी कलर ब्रांड जो है उसमें बहुत प्यारी प्यारी मोजड़ियां थी। तो वहां से मुझे स्काई ब्लू कलर की एक मोजड़ी बहुत पसंद आई, तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा है। लोग अपने ब्रांड पे बहुत मेहनत करते हैं और जब हम चीजें वहां से खरीदते हैं तो हमारा ग्रैटिट्यूड उन सारे वर्कर्स को, उन सारे एंटरप्रेन्योर्स को होना चाहिए, क्योंकि हम जिंदगी में सब काम अकेले नहीं कर सकते। मैं अपना जूता खुद नहीं बना सकती, उसको बनाने वाले लोग, उसकी पूरी टीम को एक ग्रेटफुल थॉट प्रेजेंट करने के लिए और मेरा सल्यूट कि लोग अब मेहनत करते हैं हमारी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे ये ब्रांड लिख दिया है और बहुत ही प्यारा ब्रांड है। आप सर्च कीजिएगा गूगल पे। मुझे पता नहीं इसको किसने शुरू किया है, लेकिन ये बहुत प्यारी प्यारी मोजड़ियां ये लोग बनाते हैं। तो ये हमारे इंडिया की आर्टिस्टिक वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे ये ब्रांड का नाम लिखा है। और ये जो आउटफिट उसने एप्लिक वर्क वाला पहना था वो अलीगढ़ का बहुत फेमस ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद था। ऑर्गेंडी फैब्रिक, और मैंने सिलवाया था एक, बाद में मुझे मिला नहीं बहुत ज्यादा और मैं ऑनलाइन ढूंढती हूँ। तो अब जब ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो ऑर्गेंडी फैब्रिक में बहुत सारे एप्लिक वर्क के ड्रेसेस आते हैं। वो 1500 से 2000 की रेंज में आता है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही प्यारा फैब्रिक होता है और अलीगढ़ को एक्सप्लेन करता है, तो मुझे उससे बहुत अटैचमेंट है। तो ये फैब्रिक उसने पहना हुआ था और उसकी आउटफिट उसकी बहुत फेवरेट थी, जो स्काई ब्लू कलर की जो उसकी आउटफिट थी और ऑर्गेंडी फैब्रिक उसका फेवरेट था। तो वो इसको पहन करके बहुत ऑसम फील कर रही थी। हम कहते हैं ना, जब हम अपने मनपसंद चीजें करते हैं अपनी लाइफ में तो अंदर से एक खुशी होती है हमें। तो वो उसकी मनपसंद फैब्रिक पहन के उसको अंदर से ब्यूटीफुल फील हो रहा था, तो बहुत खुश थी वो। हैदर को कैजुअल वेयर पहनना बहुत ज्यादा पसंद था, तो उसने नेवी ब्लू टी शर्ट पहनी थी मॉन्टे कार्लो की और लाइट ग्रे चिल जॉगर्स उसने पहना था जिमरत स्पोर्ट ब्रांड। ये ब्रांड में भी बहुत अच्छे अच्छे जॉगर्स हैं। जॉगर्स आजकल फैशन में है और बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं इसे पहन के, मेरे बेटे को भी पसंद है, तो मैंने यहाँ पे लिखा। और वो अपना कंफर्ट लेवल बहुत ज्यादा देखता है छुट्टी वाले दिन, क्योंकि डेली उसको फॉर्मल वेयर में रहना होता है, तो छुट्टी वाले दिन वो पूरा टाइम कैजुअल वेयर में रहना चाहता है। और इस तरह से उसको वरीशा के साथ बहुत सारी चीजें, स्पेशल चीजें डिस्कस करनी थी, तो वो अपनी बॉडी को बहुत ही रिलैक्स और माइंड को कूल रखना चाहता है। हालांकि उसका माइंड आज थोड़ा टेंस जरूर था, क्योंकि वरीशा में बहुत सारी चीजें ऑपोजिट ट्रेट थी जो उसके माँ बाप ने समझाई थी। तो ये एक आसान काम नहीं होता एक लड़के के लिए अपने माँ बाप को ऐसी लड़की के लिए कन्विंस करना जिसके अंदर माँ बाप के हिसाब से कुछ ट्रेट्स ऑपोजिट हैं। लेकिन यकीन जानिए दुनिया में हर इंसान के अंदर हमारे पसंद का 100% ट्रेट नहीं होता। मैक्सिमम मैंने जितना देखा है 50% ट्रेट वो मैच कर पाते हैं लोग अपने ससुराल वालों से, और 50% उनका अपना ही ट्रेट होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन की हमारे होने वाले फैमिली मेंबर्स में ये सारी खूबियां 100% होना चाहिए, ये एक्चुअली रियलिस्टिक नहीं है। तो 38 मिनट्स हो गया, मैं यहीं पे रुकती हूँ, आगे मैं कल पढ़ूंगी। मेरे साथ जुड़े रहिए। लेट्स बोर्ड लव ट्रेन, द लव ट्रेन की ये प्यारी सी कहानी सीखने के लिए, समझने के लिए कि एक जनरेशन बाय जनरेशन जो चेंज आता है फैमिली में, तो कैसे मैरिटल रिलेशनशिप को और बच्चों की, नेक्स्ट जनरेशन की बच्चों की अपब्रिंगिंग को इफेक्ट करती है, और कितने प्यारे तरीके से ये दोनों आगे चलते हैं अपने दोनों खानदान की रिचुअल्स को लेते हुए। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जुड़े रहिए मुझसे मेरे चैनल इंडिया रॉक्स 2023 पे। और
जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।